एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट सीरीज 11। मैं कामिनी अग्रवाल। आज हम डिस्कस करेंगे अपने मैनेजमेंट यूनिट थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यू। ये हर एक सेशन, हर एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी स्टूडेंट्स, आप अगर ये सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क है, आपका रिविजन बहुत अच्छा चल रहा है। जैसा कि हम सबको पता है, हमारे फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो हर एक दिन की मेहनत इस टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस में से प्लीज एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिए। ये हर एक क्वेश्चन खुद में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन रीड करते हैं। हियर इट इज, एक सेकेंड। या इन मोस्ट ऑफ द केसेस cessation of work, refusal to continue to work or refusal to accept employment is called a strike. Which of the following does not come under the form of strike? जैसे कि हमें पता है कि हमारा यूनिट थर्ड में स्ट्राइक एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हमें स्ट्राइक के फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि स्ट्राइक कितने टाइप्स की होती हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है। तो यहाँ बताइए कि आप जब डिनाई कर रहे हो वर्क करने के लिए, स्टॉप कर रहे हो वर्क करने से, तो वो स्ट्राइक होता है। या स्ट्राइक का मीनिंग डिफाइन किया है, दैट वी नो कि हाँ ये दिस इज स्ट्राइक। लेकिन ये पूछा है कि इसमें से वो कौन सा फॉर्म है जो स्ट्राइक का नहीं है। तो हमें पता है यहाँ पर कि सिट डाउन स्ट्राइक इज अ टाइप ऑफ स्ट्राइक, कि जब हमारे एम्प्लॉयर बिल्कुल बैठ जाते, फैक्ट्री आते हैं लेकिन वो बैठ जाते हैं, वो मना कर देते हैं काम करने के लिए। हंगर स्ट्राइक, जब वो अपने भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। घेराव वाला पॉइंट अभी हम कंसीडर करते हैं कि क्या ये स्ट्राइक है या नहीं है। अब हम देख लेते हैं हम फोर्थ पॉइंट, वर्क टू रूल। वर्क टू रूल इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्ट्राइक। वर्क टू रूल में क्या होता है कि समटाइम्स अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय खुश है बहुत ज्यादा, तो अगर एम्प्लॉयर को उसकी नीड है कुछ भी, तो वो कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स भी दे देता है, कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर देता है। लेकिन अगर उनके बीच में कोई डिफरेंसेस आ गए हैं तो वो बिल्कुल ही ऑन पेपर रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। वो अपना एक मिनट भी एम्प्लॉयर के लिए नहीं देगा। दैट इज, आप अपने वर्क को स्लो डाउन कर देते हो, दिस कम अंडर द वर्क टू रूल। तो वर्क टू रूल भी हमारा स्ट्राइक का फॉर्म है। जो नहीं है दैट इज घेराव। हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा घेराव। घेराव इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्राइक। राइट आंसर इज घेराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन 360 डिग्री अप्रेजल में से 360 डिग्री अप्रेजल भी एक हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स, इस सीरीज में आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स ही मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को लगा लें, दैट मीन्स आपकी यूनिट पूरी रिवाइज हो रही है। इसके बाद आपको इन यूनिट्स में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पर प्लीज इन क्वेश्चंस को आप जरूर लगा लीजिएगा। 360 डिग्री अप्रेजल बेसिकली क्या होता है, ये कब डेवलप हुआ था, किस कंपनी ने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था, इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है। और 360 डिग्री अप्रेजल का पूरा प्रोसेस क्या होता है, 360 डिग्री अप्रेजल कैसे स्टार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। Which among the following is a correct sequence in regards to stages of 360 degree appraisal system? यहाँ पर जो मैं कह रही थी ना, आपको इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए। यहाँ पे हमसे वही पूछा गया। देखो 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम में क्या होता है कि आप किसी भी एम्प्लॉय का अप्रेजल है वो ऑल अराउंड होगा, कोई एक सिंगल बायस नहीं आएगा कि आपने जस्ट उसके सुपीरियर से ले लिया या जस्ट सबऑर्डिनेट से ले लिया, ऐसा नहीं होता। यहाँ आपको ऑल अराउंड ओवरऑल अप्रेजल करना होता है। तो 360 डिग्री अप्रेजल स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले आप अपना सेल्फ अप्रेजल करो। जो भी एम्प्लॉय है वो अपना सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट देगा। उसके बाद जो उसके सुपीरियर है वो उसका अप्रेजल करते हैं। देन वी कम्स टू सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट करेंगे। आफ्टर दैट वी टेक्स द रिपोर्ट फ्रॉम द पीयर्स। तो जो इसका सीक्वेंस है आप इसको याद कर लीजिए, सेल्फ, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट एंड पीयर्स। तो ये होता है हमारा 360 डिग्री अप्रेजल। अब यहाँ जो हमारा राइट आंसर है हम देख लेते हैं। यहाँ पहले सुपीरियर आ गया, नहीं है। यहाँ सेल्फ आ गया, ये हो सकता है। सुपीरियर आ गया, नहीं है। सेल्फ आ गया, ये हो सकता है। ये हमारा स्टार्ट होता है सेल्फ से, फिर हमारा जाता है सुपीरियर पे, उसके बाद आता है सबऑर्डिनेट, देन ये आता है पीयर पे। तो हमारा राइट आंसर यहाँ से ये हो गया बी। इसमें क्या था, इसमें पहले सबऑर्डिनेट दे दिए, नहीं। आपके सेल्फ के बाद सेल्फ, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, देन वी कम्स टू पीयर। तो ये हमारे यहाँ से राइट आंसर है। आंसर हम चेक कर लेते हैं, दैट इज बी। बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अभी आपको बताया था ना, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि 360 डिग्री अप्रेजल पहली बार किस कंपनी ने यूज किया था। ये आपको याद अब तक हो जाना चाहिए कि 360 डिग्री अप्रेजल हमारा जनरल इलेक्ट्रिक यूएस की कंपनी थी, जिसने 1992 में इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था। ये है हमारी जी।
और इसने यूज किया था इन 1992 में। तो क्वेश्चन रीड करिए आप। विच कंपनी अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डेवलप 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम? किस कंपनी ने इसको पहली बार यूज किया और डेवलप किया? दैट इज जी 1992। क्वेश्चन आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। फाइनेंशियल रेमुनरेशन दैट एम्प्लॉयज रिसीव्स in exchange of their services rendered to the organization refers to। देखो आपका बेसिक पे इज अ डिफरेंट पार्ट। बेसिक पे, बेसिक सैलरी वो अलग हो जाता है। उसके एडिशनल आपको कोई फाइनेंशियल रेमुनरेशन मिल रहे हैं तो वो जो आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारे मॉनिटरी भी होते हैं, नॉन मॉनिटरी भी होते हैं। ये बेसिकली जो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉम्पनसेशन। आप कॉम्पनसेशन होते हैं जो आपको आपकी सर्विसेज के बदले में मिल रहा है। इसका आंसर है कॉम्पनसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच करना है। ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये जो यूज होते हैं, आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, परक्विजिट्स मिलते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बने हैं वो आपके मैच द फॉलोइंग से बने। आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इंसेंटिव्स और फ्रिंज बेनिफिट्स में क्या डिफरेंस है। इंसेंटिव्स हमारा थोड़ा छोटा पार्ट हो जाता है, हमारे फ्रिंज बेनिफिट्स का ही पार्ट है। फ्रिंज बेनिफिट्स में आपके मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी दोनों ही आ जाती हैं। परक्विजिट्स में हमारे नॉन मॉनिटरी सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड करी जाती है वो आती है। परक्विजिट्स आपके टैक्सेबल भी हो सकते हैं, नॉन टैक्सेबल भी हो सकते हैं। अब यहाँ से हमसे मैच करवाया है कि फ्रिंज बेनिफिट्स में क्या आएगा, जॉब कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा, परक्विजिट्स में क्या आएगा, इंसेंटिव्स में क्या आएगा। परक्विजिट्स जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी नॉन मॉनिटरी होती है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि स्टॉक ऑप्शन क्या होता है कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि फॉर अ सर्टेन टाइम वो एक सर्टेन अमाउंट पे कंपनी के शेयर्स को परचेस कर सकते हैं, उसका स्टॉक परचेस कर सकते हैं। दैट्स कम इन द फ्रिंज बेनिफिट्स। तो ये हमारा फ्रिंज बेनिफिट्स हमारे स्टॉक ऑप्शन में आ जाएगा। और ये जो इंसेंटिव होता है वो फ्रिंज बेनिफिट्स का ही पार्ट होता है। तो समटाइम अगर आपको फ्रिंज बेनिफिट्स नहीं दे रखा तो आपका स्टॉक ऑप्शन है वो जाएगा आपका इंसेंटिव्स के अंदर। एम आई क्लियर? अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अब हम देख लेते हैं जॉब कॉन्टेक्स्ट। जॉब कॉन्टेक्स्ट में हमारा आता है चैलेंजिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ये तो हम चैलेंजिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये जॉब कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही आएगा। ये मैं पढ़ने से ही क्लियर हो रहा है। अब हमारा आता है इंसेंटिव्स में आ जाएंगे हमारे ग्रुप प्लान्स और ये हमारे परक्विजिट्स हो गए मेडिकल केयर। अभी मैंने आपको बताया था परक्विजिट्स में हमारे नॉन मॉनिटरी आइटम्स आते हैं। हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ राइट आंसर के साथ इसको मैच किया गया है, प्लीज आप इसको एक बार देखिएगा। फ्रिंज बेनिफिट्स स्टॉक ऑप्शन, जॉब कॉन्टेक्स्ट चैलेंजिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, परक्विजिट्स मेडिकल केयर, इंसेंटिव्स ग्रुप प्लान्स। अभी आपको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रीड करते हैं। Within how much period from the close of accounting year bonus must be paid if there is no dispute about the payment of bonus? एक अकाउंटिंग ईयर आपका होता है, आपको बोनस मिलता है कि वो बोनस आपको कितने महीने के अंदर पे हो जाएगा। अगर आपके कोई भी क्लासेस नहीं है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, तो ये टाइम पीरियड जो आपका होता है दैट इज 8 मंथ्स। 8 मंथ्स के अंदर आपको बोनस पे हो जाता है। ये एक फैक्चुअल याद करने वाली चीज है जो आपको याद करनी है कि 8 मंथ्स के अंदर आपको बोनस पे हो जाएगा। राइट आंसर 8 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला था ना अभी आपको कि इस टाइप में आपके मेजर फॉलोइंग काफी आते हैं कि क्या है जो फ्रिंज बेनिफिट्स में आएगा, क्या परक्विजिट्स में आएगा, क्या इंसेंटिव्स में आएगा। तो ये स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन काफी टाइम बन जाता है। अब हम अपना ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, मैच करना है, ठीक है। पे फॉर टाइम नॉट वर्क, अगर आपने काम नहीं किया, आपने अपनी छुट्टियां ली हैं, तो वो कौन सी लीव्स होती है जिसके लिए आपको सैलरी भी मिल जाती है। समटाइम्स मैटरनिटी लीव्स हैं, आपकी सिक लीव्स हैं, इस टाइप की जो लीव्स होती है उसके लिए आपको सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया दैट इज सिक लीव्स। पे फॉर टाइम नॉट वर्क दैट इज हमारा आ जाएगा सिक लीव्स में, ठीक है। अब हमारे सर्विसेज एंड परक्विजिट्स आ गई। ये मैंने आपको बोला था आपका जो नॉन मेडिकल आइटम, वो नॉन मॉनिटरी आइटम है, वो इसमें आ जाता है। तो यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है हमें, लो कॉस्ट मील्स वाला है जो हमारे इसमें आ जाएगा। अब प्रोटेक्शन प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, कंपनी हमें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। ओल्ड एज फैसिलिटीज, जब आप रिटायर हो जाते हो उसका पेंशन वगैरह जो भी मिलती है वो हमारा प्रोटेक्शन प्रोग्राम में आ जाता है। तो हमारा प्रोटेक्शन प्रोग्राम में यहाँ से आ जाएगा पेंशन। अब इंसेंटिव पे मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास या तो स्टॉक ऑप्शन जो होता है वो आपका फ्रिंज बेनिफिट्स में जाएगा, इंसेंटिव्स आपका फ्रिंज बेनिफिट्स का पार्ट होता है। अगर फ्रिंज बेनिफिट्स नहीं दिया गया है तो आपका स्टॉक ऑप्शन है वो आपका चला जाएगा इंसेंटिव पे में। ये राइट आंसर है। आंसर चेक कर लेते हैं हम अपना।
राइट के साथ इसको मैच किया गया। आप इसको देखिए, पे फॉर टाइम नॉट वर्क, सिक लीव्स, सर्विस एंड परक्यूजिट्स, लो कॉस्ट मील, प्रोटेक्शन प्रोग्राम, पेंशन, इंसेंटिव पे, स्टॉक ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करिए। जॉब एनलार्जमेंट एक्सपांड द नंबर ऑफ रिलेटेड टास्क इन द, ये दो कॉन्सेप्ट हैं स्टूडेंट, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस होता है, देखिए जॉब एनलार्जमेंट हम आपका देखते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टली आपका ये होता है। सपोज आपकी एक ये जॉब है, 1 सेकेंड, आपकी ये जॉब है, आपकी ये जॉब पहले इतनी थी, फिर इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी। तो इसमें क्या है, आपकी एक ही जॉब में हम टास्क ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हो तो आपको उसके लिए कुछ बेनिफिट्स भी मिल रहे होंगे, कुछ कंपनसेशन मिल रहा होगा, कुछ इंसेंटिव्स मिल रहे होंगे, ये सब कुछ इसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, तभी तो आप उसमें एक्स्ट्रा काम अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करोगे। तो जो हॉरिजॉन्टल इंक्रीमेंट हो रहा है इन अ सेम जॉब, एक सेम जॉब में आप अपने टास्क ऐड कर रहे हो, दैट इज जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनरिचमेंट जाता है आपका वर्टिकल, जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, आप यहाँ पे आ गए, ये आ जाता है आपका जॉब एनरिचमेंट। ये जॉब एनरिचमेंट वाला पार्ट है, वो जॉब एनलार्जमेंट वाला पार्ट है, इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जॉब एनलार्जमेंट में हमारा सेम जॉब में हम टास्क ऐड करते हैं, दैट इज जॉब एनलार्जमेंट। आंसर चेक कर लेते हैं, दैट इज जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑल्टरनेटिव नेम फॉर इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स के लिए ऑल्टरनेटिव नेम है, वो हम क्या यूज करेंगे। इंसेंटिव्स आपको कब मिल रहे हैं, क्या अकेला जो ग्रेचुटी है वो इंसेंटिव्स में आएगा, क्या ओनली पेड हॉलीडेज इंसेंटिव्स में आएंगे, या पेमेंट बाय द रिजल्ट्स आएगा, या नन ऑफ दी। अब इंसेंटिव्स वही होते हैं कि आप कुछ बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ बेटर सर्विसेज दे रहे हो, तो उसके लिए जो आपको पेमेंट मिल रहा है दैट इज इंसेंटिव्स। तो इसका जो होता है कि आपने कुछ अच्छा रिजल्ट दिया, आपको उसके लिए बेटर इंसेंटिव्स मिला, दैट इज पेमेंट बाय रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करिए। When workers are trained on a specific jobs in a special part of the plant, दिस ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग देखिए स्टूडेंट्स, आपको अब तक बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्या आपके ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, क्या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, कौन सा ट्रेनिंग मेथड वर्कर्स के लिए ज्यादा सूटेबल होता है, कौन सा मैनेजर के लिए ज्यादा सूटेबल होता है। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब पे तो काफी बार क्वेश्चन आया है कि इसमें से कौन से मेथड है जो ऑन द जॉब में जाएंगे, या कौन से है जो ऑफ द जॉब में जाएंगे। तो ये आपको पता होनी चाहिए। और जब आप एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, एक स्पेशल पार्ट में किसी स्पेशल टास्क के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, तो वो आपका होता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ये भी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग पर भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है, बहुत बार। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में अपनी कंपनी से हटके किसी एक स्पेशल जगह पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इसका वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करते हैं। इंटरव्यू इन विच कैंडिडेट आर अलाउड टू स्पीक फ्रीली आर नोन एज। ये आपका टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में से क्वेश्चन। एक तो इंटरव्यू होते हैं आपके स्ट्रक्चर फॉर्म इंटरव्यू होते हैं, और उनका पहले से डिसाइडेड फॉर्मेट होता है कि हमें ऐसे स्टार्टिंग करनी है, ये हमारा मिड पार्ट है, ऐसे इंटरव्यू को हमें एंड करना है, ये क्लोजिंग क्वेश्चन है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। लेकिन जब आपका इंटरव्यू फ्री है, उसको फ्रीली अपने ओपिनियन जो भी उसका है, स्किल्स वगैरह, वो आपको फ्रीली रिप्रेजेंट करनी है, दैट इज नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो यहाँ से हमसे पूछा ही ये गया है कि स्पीक फ्रीली, तो फ्री एक पॉइंट से ही हम अपना आंसर निकाल लेते हैं, स्पीक फ्रीली दैट इज नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज नॉन डायरेक्टेड, या नॉन डायरेक्टेड नॉन स्ट्रक्चर्ड इज द सेम कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन रीड करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बैलेंस स्कोर कार्ड। पहले तो बैलेंस स्कोर कार्ड होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ बैलेंस स्कोर कार्ड पे हमें बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। ये एक काफी हद, एक्चुअली इस सीरीज में है ही वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर से देखने को मिलेंगे। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इन क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिए, आप इन क्वेश्चन को एक बार जरूर लगा लीजिए। दिस इज द टाइम फॉर योर रिवीजन, कि आप अपने रिवीजन टाइम में जस्ट ये सीरीज लगाइए, क्वेश्चन के आंसर चेक करिए, आपका आंसर सही जा रहा है बहुत अच्छी बात है, आंसर गलत हो रहा है उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिए, दैट्स इट। इतना तो आपको भाई, अगर आपको आपके हाथ में अपना जेआरएफ का सर्टिफिकेट चाहिए, नेट क्वालिफाई करना है, तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अब हमारे पास टाइम ही कितना बचा है ये भी देखकर चलिएगा। तो इस बैलेंस स्कोर कार्ड पे जो हमें क्वेश्चन देखने को मिले, एक तो पूछा गया कि बैलेंस स्कोर कार्ड, इस पे मैच द फॉलोइंग बहुत बार आया है कि
हु गिव्स अस द बैलेंस स्कोर कार्ड कॉन्सेप्ट, बैलेंस स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था? जिसको भी पता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि बैलेंस स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। आप बताइए, वरना हम अपने कल के सेशन में इस क्वेश्चन को लेंगे कि बैलेंस स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया। जिसे पता है जल्दी से बताओ। तो मैं इसके नाम का आपको शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ, KN। अब इनके नाम का आपको फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए मैंने इतनी हेल्प तो कर दी। अब जिसको भी पता है जल्दी से बताओ बैलेंस स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था। अब बैलेंस स्कोर कार्ड बेसिकली होता क्या है कि कंपनी के इंटरनल प्रोसेस को ने मिला के 4 फंक्शंस में डाल दिया कि कंपनी को ना अपनी पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस होती है उसमें बैलेंस बना के चलना है कि अपने कस्टमर भी सेटिस्फाई हो, इंटरनल प्रोसेस भी अच्छा हो, फाइनेंशियल उसका जो स्टेटमेंट है वो भी परफेक्ट रहे। 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया कि ऐसे करके हमें चारों अपने एस्पेक्ट्स पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के इन चारों फंक्शंस पे एक पूरा बैलेंस बना के चलना है, दैट इज बैलेंस स्कोर कार्ड। तो इसमें ये क्या नहीं है, क्या गलत है इसके बारे में वो हमसे पूछा गया है। तो इट फोकस ऑन सम की थिंग्स नीडेड फॉर अ गुड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली हम इसने जो 4 की पॉइंट्स बताए वो 4 की पॉइंट्स जिसे पता है वो भी जल्दी लिख कर बताओ। एक बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया क्या वो 4 फैक्टर है जो बैलेंस स्कोर कार्ड में आते हैं, जिसे पता है जल्दी से बताओ। इट इंटीग्रेट्स वेरियस कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स, बिल्कुल ठीक है। बैलेंस स्कोर कार्ड सारे प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट करता है, बिल्कुल ठीक। इट्स मेजर एप्लीकेशन इज इन कॉम्पिटेंसी मैपिंग, हाँ इसकी मेजर एप्लीकेशन है। एंड नॉट इन सर्विस क्वालिटी, नहीं ऐसा नहीं है कि सर्विस क्वालिटी इनिशिएटिव्स में नहीं, बैलेंस स्कोर कार्ड की एप्लीकेशन सर्विस क्वालिटी इनिशिएटिव्स में भी आती है। तो यहाँ से हमसे इनकरेक्ट पूछा गया और हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। डी हम रीड कर लेते हैं। इट ब्रेक डाउन बिग स्ट्रेटेजिक मेजर्स, हाँ ये पूरे बिग पिक्चर को एक स्मॉल ब्रेक डाउन कर लेता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जो हमसे इनकरेक्ट पूछा गया दैट इज सी। हम अपना आंसर चेक करते हैं, सी। एक बार हम देख लेते हैं कि बैलेंस स्कोर कार्ड बेसिकली होता क्या है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बैलेंस स्कोर कार्ड हम यूज करते हैं टू हेल्प द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब बैलेंस स्कोर कार्ड के 4 पॉइंट्स, ये आपको याद कर लीजिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिजनेस की अच्छी रहे, उसके कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, उसका इंटरनल प्रोसेस है वो काफी एफिशिएंटली हो, एंड लर्निंग और ग्रोथ हो ऑर्गेनाइजेशन की। तो इन 4 पॉइंट्स में बैलेंस स्कोर कार्ड को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, अभी देखो मैंने आपसे पूछा था जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट, आपके 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनमें से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है, हमसे जॉब एनलार्जमेंट पूछ लिया गया। अब यहाँ पूछा गया एनरिचिंग जॉब क्रिएट्स, जॉब एनरिचमेंट क्या क्रिएट करता है। हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट क्या होता है? हेलो इफेक्ट एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेलो इफेक्ट इसके साथ आ जाता है जो हमारा दैट इज हॉर्न इफेक्ट। हेलो इफेक्ट एंड हॉर्न इफेक्ट, ये दोनों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि हेलो इफेक्ट क्या होता है एंड हॉर्न इफेक्ट क्या होता है। स्नोबॉल इफेक्ट जॉब एनरिचमेंट में क्या स्नोबॉल इफेक्ट आता है? किसे पता, बताओ। जिसको भी पता है जल्दी से बताओ कि जॉब एनरिचमेंट में स्नोबॉल इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। जॉब एनरिचमेंट में कभी भी एक नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि आपकी जॉब एनरिच हो रही है, आप प्रमोट हो रहे हो, अच्छी पोजीशन पे जा रहे हो, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाती। क्या सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही इसको बोलेंगे? ऐसा भी नहीं है। जॉब एनरिचमेंट जो होता है आपका स्नोबॉल इफेक्ट होता है। ये आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू। राइट आंसर तो पहले जॉब एनरिचमेंट जो हमारा क्रिएट करता है दैट इज स्नोबॉल इफेक्ट। देख स्नोबॉल क्या होता है कि एक स्नो की जो बॉल होती है वो स्टार्ट जिस पॉइंट से होती है उस पर और स्नो एड ऑन होती जाती है, वो खुद से ही इतनी बड़ी हो जाती है, जो इतने से स्टार्ट होकर इतने बड़े फॉर्म में स्नोबॉल आ जाती है, दैट इज स्नोबॉल इफेक्ट। देखो यहाँ से स्टार्ट हुई आपकी जॉब समथिंग स्मॉल, पहले आपने स्टार्ट कर लिया किसी भी लेवल से, आपने किसी कंपनी में एंट्री करी, फिर आप प्रमोट हुए, आप यहाँ तक बढ़ते चले गए, बैक न जाके आप अपनी ग्रोथ की साइड जा रहे हो, दैट इज जॉब एनरिचमेंट। ये इस इफेक्ट को हम बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एड वैल्यू टू HRM द यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम is focused primarily on increasing which of the following kind of task or activities। जब हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं अपनी HRM एक्टिविटीज को, तो वो हमें इस स्टेज से लेके उस स्टेज तक ट्रांसफॉर्म कर रहा है, दैट इज नए चेंजेस आ रहे हैं, आईटी एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो, डिजिटलाइज्ड हो रहे हो, सारी चीजों को ऑनलाइन लेके जा रहे हो, तो आप इस लेवल से उस लेवल तक ट्रांसफॉर्म हुए, तो ये होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल।
आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में HRIS को इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करके अपने फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। राइट आंसर इज ट्रांसफॉर्मेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट सीक्स टू इम्प्रूव द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉइज। कौन सा डिपार्टमेंट है जो वर्किंग और लिविंग कंडीशन, एम्प्लॉयज की वर्किंग और लिविंग कंडीशंस पर फोकस करता है? क्या वो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, क्या वो लेबर वेलफेयर है, क्या वो पर्सनल मैनेजमेंट है? ये आपकी वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस को बेटर करना, इन पर फोकस करना, ये सारा काम आ जाता है हमारा लेबर वेलफेयर में। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज लेबर वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉकआउट के ऊपर क्वेश्चन है आपका। स्ट्राइक और लॉकआउट इन दोनों पे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। लॉकआउट इज अ वेपन अवेलेबल टू। लॉकआउट किसके लिए एक वेपन है? क्या वो एम्प्लॉयज के लिए या एम्प्लॉयर के लिए? लॉकआउट एम्प्लॉयर के लिए होता है। एम्प्लॉयर ही अपनी फैक्ट्री पे ताला लगा के आपको बाहर कर देता है अगर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं एग्री कर रहे हो इन दैट केस। तो ये है दैट इज एम्प्लॉयर्स। राइट आंसर इज एम्प्लॉयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। Which one of the following training method is not managerial on the job training method? मैंने आपसे अभी बोला था कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड पर काफी बार क्वेश्चन बनाए। 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या वो ऑप्शंस हैं जो ऑन द जॉब में आएंगे, क्या वो हैं जो नहीं आएंगे, या इसमें से कौन से एक है जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। या इस साइड आपको मेथड दे दिए जाएंगे, वो आपको मैच करा लिए जाएंगे ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब से। तो आपको ये पता होनी चाहिए ऑन द जॉब ऑफ द जॉब क्या है। कोचिंग हमसे यहाँ पूछा गया नॉट। एक तो मैंने ये जो नेट के एग्जाम में इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक वर्ड है ना नॉट, आपको हद से ज्यादा क्वेश्चन में ये वाला वर्ड देखने को मिल जाएगा। आप आता हुआ आंसर भी गलत हो जाता है इस नोट के चक्कर में अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो क्वेश्चन को हमें बहुत ही केयरफुली रीड करना है। यहाँ से हमसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड तो पूछे गए, लेकिन जो इसमें नहीं आएगा वो पूछा गया। तो कोचिंग हमारा ऑन द जॉब होता है, हमें पता है। एक्शन लर्निंग हम वहां करके सीख रहे हैं, ये भी हमारा ऑन द जॉब है। जॉब रोटेशन भी हमारा ऑन द जॉब है। जो मैनेजमेंट गेम्स होते हैं दैट इज हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर है दैट इज मैनेजमेंट गेम्स। मैनेजमेंट गेम्स। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्ट्राइक के ऊपर कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, और ये सारे क्वेश्चंस ही आपके PYQs हैं। ये आपके लास्ट दिसंबर 23 से लेके आपके लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस निकाले गए हैं। तो प्लीज इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन रीड करते हैं। Which one of the following type of strike is without the consent of official union? देखो स्ट्राइक बेसिकली आपको पहले तो जो आपका यूनियन होता है उससे कंसेंट के थ्रू होती है। वो आपकी सिट डाउन हो सकती है, हो सकती है आपकी वर्क टू रूल स्ट्राइक हो सकती है, समटाइम आपकी एक सिंपैथी स्ट्राइक होती है जब आप अपनी कंपनी में स्ट्राइक न करके आपकी दूसरी कंपनी में आप अपने वर्कर्स के सपोर्ट के लिए वहां स्ट्राइक करने जा रहे हो, वो सिंपैथी वाली स्ट्राइक हो जाती है। तो क्या ये प्राइमरी स्ट्राइक है? प्राइमरी स्ट्राइक तो आपको खुद अपने लिए स्ट्राइक पे जाना है, दैट इज प्राइमरी स्ट्राइक। सिंपैथी स्ट्राइक जब आप अपने सपोर्टिंग वर्कर्स के लिए किसी दूसरी कंपनी में जा रहे हो। स्लो डाउन स्ट्राइक आप काम पर तो आ रहे हो लेकिन आप उस एफिशिएंसी के साथ उतना काम नहीं कर रहे हो, आपने अपने काम का लेवल बहुत कम कर दिया है। तो विदाउट द कंसेंट एकदम से कूद पड़ना जंगली बिल्ली की तरह, ये होता है हमारा वाइल्ड कैट स्ट्राइक। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से वाइल्ड कैट स्ट्राइक। वाइल्ड कैट स्ट्राइक। प्रमोशन के ऊपर क्वेश्चन है, देखते हैं। प्रमोशन इज बेसिकली अ रिवॉर्ड फॉर। आप प्रमोशन करते हो तो वो आपके लिए किस चीज के लिए रिवॉर्ड होता है? क्या आप जैसे एक जो पर्सन है वो 30 इयर्स का, एक है 40 का, अगर वो 40 का तो बस आप उसको प्रमोट कर दोगे इस बेस पे कि उसकी एज ज्यादा है? नहीं। प्रमोशन इसे फिजिकल फिटनेस पे भी प्रमोशन नहीं मिलता, रिटेंशन पे भी प्रमोशन नहीं मिलता। कि आप कंपनी में रुके हुए हो, भले ही आप उसको बेटर रिजल्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रमोशन जो मिलता है आपकी एफिशिएंसी को देख के कि आप कितना अच्छा रिजल्ट कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर है दैट इज एफिशिएंसी। आंसर इज एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रीड करते हैं मैच द फॉलोइंग से। अच्छा स्टूडेंट्स, अब तक आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता होनी चाहिए कि आपको आपके जो मैनेजमेंट पेपर 2 के 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 10 यूनिट में से 100 क्वेश्चंस आते हैं, उनका क्या पैटर्न होता है या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ये पता है ना आपको? कि आपके जो एक सिंगल क्वेश्चन वाले की आपसे बस पूछ ले, जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि प्रमोशन हमें किस पे मिलता है, एफिशिएंसी पे मिलता है, बस एक हमें सिंगल आंसर टिक करना है। वो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं 40 क्वेश्चंस। और ये जो हमारी मैच द फॉलोइंग है ना, इस टाइप के हमें जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये होते हैं हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से हमारे 10 रहते हैं।
केस स्टडी हमें पता है हमारी 2 केस स्टडी आती है। एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस होते हैं, एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस होते हैं। एक आपकी आती है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दे दिए जाती है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। एजर्शन रीजन वाले आते हैं, वो वाले। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 देखने को मिलेंगे। एक आपके क्वेश्चंस होते हैं आपको अरेंजमेंट में लगाना होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, या कोई ट्रेनिंग का प्रोसेस पूछ लिया, सिलेक्शन का प्रोसेस पूछ लिया, इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन रहेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाले, ये आपके अप्रोक्स 5 क्वेश्चंस रहते हैं। एक आपके क्वेश्चंस रहते हैं आपको मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं, लाइक कि यहाँ से पूछ लिया गया आपको यहाँ पे 5 to 6 मेथड्स दे दिए, ऊपर दे दिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, इसमें से कौन से, वो 3 या 4 मेथड्स आपको उसमें से निकालने हैं। तो यहाँ आपको 3 या 4 आंसर्स लेके चलने हैं। इस टाइप के जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे दैट इज 25। तो ये आपका पूरा पैटर्न रहता है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या आपको पूछा गया हमसे क्वेश्चन में मैच करवाना है कि ले ऑफ क्या होता है, रिट्रेचमेंट क्या होता है, लॉकआउट क्या होता है, डिसमिसल क्या होता है। लॉकआउट हमने अभी देखा कि लॉकआउट इज अ वेपन एम्प्लॉयर, जब आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री नहीं कर रहे तो वो भाई अपनी फैक्ट्री में ताला लगा देगा, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। ले ऑफ में क्या होता है, जब आप कुछ टाइम के लिए अपने वर्कर्स को छुट्टी पे दे देते हो, जब यहाँ कोई काम करने के लिए नहीं होता है बहुत ज्यादा, तो ये हमारा कहाँ दे रखा है, जब हमारे पास काम नहीं है करने के लिए, आपको उसको टेम्परेरी छुट्टी पर दे रहे हो, तो वो हमारा आ जाता है ले ऑफ में। रिट्रेचमेंट बेसिकली क्या होता है, छटनी कर रहे हो, जब कंपनी के एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, उतना उसका इनकम नहीं हो रही, वो अपने एम्प्लॉयज की छटनी करता है अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए, दैट कम्स इन अ रिट्रेचमेंट। देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखा है, व्हेन एम्प्लॉयर ट्राई टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, एग्जैक्टली ये आता है आपका रिट्रेचमेंट में। अब क्या है, व्हेन टर्म्स आर नॉट एग्रीड अपॉन बाय द एम्प्लॉयर, जब आप एम्प्लॉयर की टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मान रहा तो वो वही ताला लगा के आपको बाहर निकाल देगा। व्हेन द एम्प्लॉयर ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट, जब एम्प्लॉयर ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रहा है तो वो आपको कर रहा है डिसमिस। ये है आंसर, चेक करते हैं यहाँ राइट आंसर के साथ मैच किया गया है। इसको एक बार देख लीजिए। ले ऑफ में क्या होता है, आप टेम्परेरी अपने वर्कर्स को छुट्टी पर दे देते हो जब आपके पास कोई काम नहीं करने के लिए। रिट्रेचमेंट में आप अपने एक्सपेंसेस कम करने के लिए अपने वर्कर्स को निकाल रहे हो। लॉकआउट में जब आप एम्प्लॉइज है जो एम्प्लॉयर की टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं मान रहा तो वो वही ताला लगा देगा। और डिसमिस में होता है जब एम्प्लॉयर ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप खुद देख रहे होंगे स्टूडेंट्स ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड पीछा ही नहीं छोड़ रहे, कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं, और ये सारे आपके पीवाईक्यूज हैं, तो प्लीज इन्हें बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में क्या क्या आएगा, मैं अभी आपको बता रही थी ना, आपकी जो आपको 3-4 ऑप्शंस सेलेक्ट करने पड़ेंगे, उस टाइप के आपके 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 देखने को मिलेंगे। तो वो इसी टाइप के होंगे कि यहाँ आपको 6-7 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, नीचे होगा ए बी सी ओनली, बी सी डी ओनली, ए बी डी ओनली, उसमें से आपको आंसर टिक करना होगा। तो रोल प्लेइंग आपका ऑफ द जॉब होता है, हाँ जी। केस स्टडी मेथड हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। प्रोग्राम ट्रेनिंग जो दी जा रही है वो ऑफ द जॉब है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आंसर चेक करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करते हैं। द टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस that focus on preparing employee for key roles in an organization is known as, जो टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस है वो नेक्स्ट लेवल पर एम्प्लॉयज को जाने के लिए उन्हें प्रिपेयर कर रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग में आप अपने एम्प्लॉयज को नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करते हो, तो ये आ जाता है आपका राइट आंसर, दैट इज सक्सेशन प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करिए। Which of the following is a component of remuneration? रेम्यूनरेशन में आपको क्या मिलेगा, बेसिकली आपको रेम्यूनरेट मिल रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, आपको फ्रिंज बेनिफिट्स मिल रहे हैं वहां पे रेम्यूनरेशन के केस में, तो इसका आंसर है फ्रिंज बेनिफिट्स। आंसर चेक कर लीजिए। ये है आज की इस यूनिट का हमारा लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अगर आपको एक एक सेशन में एक एक अपनी यूनिट को कंप्लीट रिवाइज करना है, या एक बार में सारे एक यूनिट के लास्ट 10 ईयर्स के सारे पीवाईक्यूज लगाने हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हम अपनी यूनिट वाइज एक एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। उस पर्टिकुलर एक यूनिट के लास्ट 10 ईयर में जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो हम उस एक सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको इस टाइप का सेशन चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, हम वो ही उसी टाइप से यूनिट वाइज अपने क्वेश्चंस लगाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। A factory that features unsafe working conditions, long hours and long wages is known as,
जो आपके वर्किंग आवर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, वेजेस आपकी कम है और आपकी कंडीशन जो अनसेफ होती है, इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं, वो स्वेट शॉप्स होती हैं। इस टाइप की फैक्ट्रीज को हम बोलते हैं स्वेट शॉप्स। ये आपको डेफिनेशन से मीनिंग के साथ ये पता होना चाहिए कि स्वेट शॉप बेसिकली उसी टाइप की फैक्ट्री है जहाँ अनसेफ वर्किंग कंडीशन है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है एंड आपको वेजेस प्रोवाइड हो रही हैं। ये था हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आने वाला टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो हर दिन हम अपने पीवाईक्यू आएंगे, प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा। इससे आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड स्टडीज। थैंक यू।